हेलो स्टूडेंट्स। सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन और पीरियोडिक टेस्ट बस शुरू होने वाला है आपके स्कूलों में। इस ख्याल से हम आपके क्लास 6 के हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाते जाएंगे, ताकि यदि आप इस क्वेश्चन को याद ना भी कर सकें और आप इसके आंसर और क्वेश्चन को सही ढंग से समझ लेते हैं, तो आप खुद अपने मन से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। और तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 10 हिस्ट्री का। इनटू विच टू सेक्ट्स वाज बुद्धिज्म डिवाइडेड ड्यूरिंग द कनिष्काज रूल। कनिष्क के शासन काल के दौरान बुद्धिज्म दो भागों में बट गया था, दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। उनके नाम बताने हैं आपको। आंसर है बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हीनयाना एंड महायाना ड्यूरिंग द कनिष्काज रूल। कुषाण राजवंश के प्रमुख राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान बुद्धिज्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, ये दो उसके सेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन हैं, उन पे आपको नोट्स लिखने आ सकते हैं। पहला है कनिष्क, दूसरा है रोमन ट्रेड विद इंडिया, और तीसरा है इकोनॉमी ऑफ द साउदर्न किंगडम ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के दौरान जो साउदर्न किंगडम्स थे, साउदर्न इंडिया के जो राज्य थे, उनकी इकोनॉमी के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले हम कनिष्क के बारे में देखेंगे। आंसर है कनिष्का वाज द ग्रेटेस्ट कुशाना रूलर। ही बिकेम किंग इन इंडिया in 78 CE. His empire included parts of Central Asia. The capital of his empire was Purushpura, modern Peshawar. Another important city of his empire was Mathura. Kanishka was greatly influenced by Buddhism. He donated money to build monasteries and patronized Buddhist monks. कनिष्क कुषाण राजवंश का एक बहुत प्रतापी राजा था। वह 78 CE में राजा बना था। उसके राज्य में पूरे सेंट्रल एशिया शामिल था और पुरुषपुर, आधुनिक पेशावर, जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ उसकी राजधानी थी। कनिष्क के राज्य का एक प्रमुख शहर पुरुषपुर के अतिरिक्त मथुरा भी था, और वह बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसने बहुत सारे मठों को धन दान में दिया था, और बहुत सारे जो मॉन्क्स थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, उनको उसने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है रोमन ट्रेड विद इंडिया। भारत का रोम के साथ व्यापारिक संबंध। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज ऑन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रोमन ट्रेड विद इंडिया. Roman were interested in trading of gold, spices, especially pepper, precious stones like beryl. They also traded with silk, cotton, sandalwood, ivory and peacock. कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं जो इस बात को बताते हैं कि भारत का रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। खास करके जो दोनों ही जगह सिक्के पाए गए हैं, जो सोने के सिक्के पाए गए हैं, उससे हमें ये सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है कि भारत और रोम के बीच में काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था। जो रोमन थे भारत से सोने, मसाले, खास करके पीपर, प्रीशियस स्टोन्स, ब्रायल्स, ये सब का व्यापार करते थे। सिल्क ट्रेड, कॉटन, सैंडलवुड, आइवरी और पीकॉक, इन सब चीज़ों के व्यापार करते थे। नेक्स्ट सी है इकोनॉमी ऑफ द साउदर्न किंगडम ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के दौरान जो दक्षिण के राज्य थे, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, इस पर टिप्पणी लिखने हैं आपको। तो आंसर है द इकोनॉमी ऑफ द साउदर्न किंगडम ऑफ इंडिया फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द संगम एज. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स मेड द संगम तमिल ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट. द किंग डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस. दक्षिण के राज्यों में इस दौरान
संगम एज के दौरान बहुत ज़्यादा व्यापार और बढ़ा था। इस दौरान एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य काफ़ी विकसित हुआ था। खास करके संगम लिटरेचर के दौरान संगम तमिल जो तमिल रीजन था वो सेल्फ सफिशिएंट था। राजा रेगुलर टैक्स जनता से नहीं लेते थे। इंस्टीड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। इसके बजाय वो लोगों से उपहार ग्रहण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द पीरियड ऑफ पांड्याज, चेराज एंड चोलाज नन एज द संगम एज? चेल, पांड्य, चेर और चोल राजवंश के दौरान का समय है। पांड्य, चेर और चोल किंगडम की अवधि को संगम एज के नाम से क्यों जाना जाता है? आंसर है, द चोलाज, द चेराज एंड द पांड्याज came to power and rose in South India around 2300 years ago. चेर, चोल और पांड्य ये तीनों राजवंश 2300 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत में पावर में आए थे। और द संगम लिटरेचर इज आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डायनेस्टी। ये सारे राजवंश के राजाओं के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसका सबसे बड़ा सोर्स संगम लिटरेचर है। सो दिस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ तमिल रीजन इज नन एज द संगम लिटरेचर। इसीलिए तमिल रीजन के इन सभी राजवंश के काल को संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। चूंकि चेल, चोर और पांड्य राजवंश साउथ इंडिया में 2300 ईस्वी के आसपास में पावर में आए थे और इन सब की जानकारी हमको संगम लिटरेचर से मिलती है, इसलिए इस पीरियड को संगम एज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड बुद्धिज्म स्प्रेड टू अदर लैंड्स? दूसरे द्विदेश की धरती पर किस तरह से बुद्धिज्म फैला? आंसर है, बुद्धिज्म स्प्रेड टू अदर लैंड्स बिकॉज एम्परर अशोका was the first to adopt missionary activities for the spread of Buddhism in Central Asia. King Kanishka also spread Buddhism in Central Asia. This led to the spread of Buddhism from Central Asia and China to Korea and Japan. बुद्धिज्म का विकास विदेश की धरती पर इसलिए हुआ क्योंकि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने विदेश में इसको फैलाने के लिए मिशनरी एक्टिविटीज को शुरू किया था। बाद में कनिष्क जो कुषाण राजवंश का प्रमुख राजा था उसने भी सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म को फैलाया। इससे बुद्धिज्म पूरे सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया और जापान जैसे देशों में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द सिल्क रूट नेम्ड सो? व्हाई डिड मेनी किंग्स वांट टू कंट्रोल द सिल्क रूट? सिल्क रूट इतना महत्वपूर्ण क्यों था, उसका नाम सिल्क रूट क्यों रखा गया और इस पर सभी राजा अपना कंट्रोल क्यों स्थापित करना चाहते थे? आंसर है, चाइनीज ट्रेडर्स हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड ऑन फुट, हाउस बैक ऑन camels, carried silk with them. The path they followed came to be known as the Silk Route. It was the time when wearing silk made in China became the fashion amongst the rulers and the rich people in Rome. As a result, the Silk Route became a very important trade route with its चाइना में सिल्क कपड़े का सबसे पहले निर्माण शुरू हुआ था। तो जिस रास्ते से चाइनीज ट्रेडर्स दुनिया के अन्य क्षेत्र में खास करके रोम इत्यादि देश में ले जाते थे सिल्क को बेचने के लिए, उस रास्ते को सिल्क रूट कहा जाता था। सिल्क एक फैशन के रूप में डेवलप हुआ था यूरोपियन कंट्री में
इसलिए सभी राजा उस रूट पर कंट्रोल करना चाहते थे और ये सिल्क रूट इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 रूलिंग फैमिलीज ऑफ द तमिल रीजन, राइट अबाउट द फेमस किंग फ्रॉम ईच रूलिंग फैमिलीज। दक्षिण भारत के तमिल रीजन के 3 प्रमुख रूलिंग फैमिलीज कौन थे? तीनों रूलिंग फैमिली में से प्रत्येक रूलिंग फैमिली के एक प्रमुख राजा के बारे में लिखें। आंसर है चोलाज, द चेराज एंड द पांड्याज वर द 3 ruling families of the Tamil region. First, the Cholas. The most powerful Chola king was Karikala. The Cholas ruled in the Kaveri Delta with their capital of Udaipur. तो चोल, चेर और पांड्या ये 3 प्रमुख रूलिंग फैमिली थे तमिल रीजन के, दक्षिण भारत के तमिल रीजन के। पहला द चोल, सबसे प्रमुख चोल राजा करिकाल थे और जो कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में राज करते थे और उनकी राजधानी उदयपुर थी। दूसरे प्रमुख राज्य थे चेराज, चेर राजवंश के राजा जो थे उनकी राजधानी वंजी थी। द वंजी वाज द कैपिटल ऑफ द चेराज। They ruled over the present day Kerala and some part of Tamil Nadu. वे आज के केरला और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर राज करते थे। द चेराज वर ऑल्सो नन एज द केरला पुत्राज। चेरों को केरला पुत्र के भी नाम से जाना जाता है। नेदु चेरालदन वाज द मोस्ट फेमस चेरा किंग। नेहरू चेरालदन सबसे प्रमुख चेर राजा थे। तीसरे प्रमुख राजवंश दक्षिण भारत का था द पांड्याज का। नेदु चेरंझान वाज अ पावरफुल रूलर ऑफ द पांड्याज डायनेस्टी हु कंट्रोल्ड द रीजन अराउंड द मदुरई। नेदु चेरंझान इस पांड्य राजवंश के सबसे प्रमुख राजा थे। उन्होंने आज के मदुरई वाले क्षेत्र पर राज करते थे। नेदु चेरंझान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चोल और चेर दोनों ही राजाओं को हराया था। वाई डिड फाहियान, युआनजांग एंड यीत सिंह विजिट इंडिया? युआनचांग जिसे कई जगह पर वेनसांग भी कहा जाता है, फाहियान और यीत सिंह भारत की यात्रा क्यों की थी? द युआनजांग या फाहियान, युआनजांग और यीत सिंह विजिटेड इंडिया एसोसिएटेड with the life of the Buddha as well as famous monastery। तो युआनचांग, फाहियान और यीत सिंह भारत की यात्रा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थलों को देखने के लिए किए थे, यानी तीर्थ यात्रा पर वो भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट भी है। how do the accounts prove to be useful source of that time? ये जो तीनों यात्री थे उनके अकाउंट्स किस तरह से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण या लाभदायक हैं? आंसर है ऑल 3 पिलग्रिम्स लेफ्ट अकाउंट ऑफ देयर जर्नी। दीज अकाउंट्स are very useful source of history of that time. All these pilgrims wrote about the social life of the people, about kings and queens, the way they ruled and gave order. So these are useful source of history of that time. ये तीनों यात्री ने अपने जर्नी के बारे में लिखा था, उससे हमको उस समय के बारे में जानकारी, इतिहास की जानकारी मिलती है। उस समय के जो पिलग्रिम्स थे उन्होंने उस समाज के बारे में लिखा, सामाजिक जीवन के बारे में लिखा, राजा और रानी के बारे में लिखा था
और किस तरह से वे राज करते थे उसके बारे में लिखा है। इससे हमको इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द फीचर्स ऑफ भक्ति। भक्ति के प्रमुख फीचर्स को बताएं। आंसर है, द फॉलोअर्स ऑफ भक्ति ग्रेटली स्ट्रेस्ड ऑन द डिवोशन एंड individual worship of God and Goddess. A pure heart and true devotion was all that was required. The kind of the devotion would make a deity appear before donate in worshippers from he or she desired. तो जो भक्ति मूवमेंट के लोग थे, जो भक्ति से जुड़े हुए लोग थे, भक्ति में सबसे ज़्यादा समर्पण पर जोर दिया जाता था। देवी या देवताओं के के समक्ष खुद को समर्पित कर देना भक्ति कहलाता था। एक शुद्ध हृदय, शुद्ध दिल से भगवान के प्रति समर्पण बहुत ज़रूरी था। इस तरह के डिवोशन या समर्पण में ईश्वर के समय जिस देवता को पूजते थे उसके समक्ष अपने सब कुछ का त्याग कर देना महत्वपूर्ण था। तो ये थे इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आप इसे दोबारा भी सुन सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।